जब जब पढ़ने सुनने में आता है कि इंसान पहले बंदर था या हमारे पूर्वज पहले बंदर थे और फिर धीरे धीरे उसने खुद से सब कुछ सीख लिया और आज इतना बड़ा वैज्ञानिक युग भी ले आया, तब सिवाय आश्चर्य के और कुछ नहीं होता। खासकर ये देखकर कि आज किसी भी बंदर को इंसान बनाने की कोशिश में खुद इंसान ही मदारी बन जाता है, लेकिन बंदर में नाम मात्र का भी बदलाव नहीं आता है। मनुष्य के विकास क्रम की इस वैज्ञानिक थ्योरी को लेकर मेरे मन में कुछ सवाल हमेशा से रहे हैं, जिनके जवाब में मुझे आज तक कुछ भी नहीं मिला। लेकिन अपने सवालों का जिक्र करने से पहले मैं चार्ल्स डार्विन की इवोल्यूशन की थ्योरी और बंदरों से इंसान बनने तक के सफ़र पर आता हूँ। तो आइए जानते हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन पर क्या कहती है वैज्ञानिक रिपोर्ट्स। करीब 3.5 अरब साल पहले जब विकास का क्रम शुरू हुआ था, तब सबसे पहले बैक्टीरिया आए, फिर बैक्टीरिया से अमीबा, अमीबा से कीड़े मकोड़े और छोटे मोटे पेड़ पौधों का विकास हुआ। उसके बाद जानवरों ने अपना आकार लेना शुरू कर दिया। इसके बाद मैमल्स का विकास हुआ, फिर पक्षी और फिर धरती पर रेंगने वाले जीवों जैसे कछुए आदि आए। इनके कुछ समय बाद ऐसी प्रजातियों का विकास हुआ जो पानी के अंदर भी रह सकती थी और बाहर भी। इसके बाद आए प्राइमेट्स जो चूहों की तरह दिखते थे और इनके साथ विकास का क्रम आगे बढ़ा। प्राइमेट से बंदर बने, इन बंदरों से गोरिल्ला, चिंपैंजी और फिर धीरे धीरे इनसे मानव का विकास हुआ। यह पूरा विकास क्रम पृथ्वी पर हो रहे मौसमी और अन्य बदलावों के चलते अपनी अपनी ज़रूरतों के आधार पर हुआ। जो बदलते माहौल या वातावरण में खुद को ढाल सके वही जीवित रह सकता था और वही विकास के क्रम में आगे बढ़ सकता था, क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन की यह थ्योरी फिंच पक्षियों को देखते हुए दी थी। चार्ल्स डार्विन ने देखा कि फिंच नाम का एक छोटा सा पक्षी कई द्वीपों में पाया जाता है, लेकिन हर एक द्वीप में इसी पक्षी की शारीरिक बनावट, खासकर उसकी चोंच में बहुत अंतर था। फिंच पक्षियों को इसी विशेषताओं को देखते हुए डार्विन ने अपना नेचुरल सिलेक्शन ऑफ इवोल्यूशन का सिद्धांत दिया था। डार्विन के अनुसार जो भी जीव जिस माहौल या वातावरण में रहता है वह खुद को उसी वातावरण में डालने की कोशिश करने लगता है, ताकि उसका जीवन और उसकी आने वाली पीढ़ियां बच सके। इसी कोशिका में अलग अलग जगहों के मुताबिक उसकी शारीरिक बनावट और बुद्धि में बदलाव आने लगता है। अलग अलग द्वीपों में फिंच पक्षियों की अलग अलग प्रजातियों के होने का भी यही कारण है कि जो फिंच पक्षी जिस द्वीप पर गए उसी द्वीप के वातावरण के अनुसार उन्होंने खुद को ढाल लिया। अलग अलग द्वीपों पर रहने सहने, तापमान और खाने पीने के साधनों और तरीकों में बदलाव था। इस वजह से एक ही तरह की फिंच चिड़िया के अलग अलग द्वीपों पर जाने और उनकी शारीरिक बनावट खासकर चोंच में भी बदलाव आता गया। जैसे कि किसी द्वीप पर फलों को खाने वाली लंबी चोंच वाले फिंच, दूसरे द्वीप पर कीड़ों को खाने वाली छोटी चोंच वाले फिंच और अपने ही द्वीप पर अपने मूल स्वरूप में मौजूद फिंच। इस तरह के फिंच पक्षियों को अलग अलग प्रजातियों का विकास हुआ। इस तरह सभी फिंच चिड़ियों का प्राइमरी सोर्स तो एक ही था। डार्विन ने यही सिद्धांत सभी तरह के जीवों और यहाँ तक कि मनुष्य के विकास क्रम में भी लागू किया। जैसे सांप और छिपकली या भेड़िए और कुत्ते का प्राइमरी सोर्स एक ही है, और ठीक इसी तरह इंसानों का विकास सीधे बंदरों या चिंपैंजी से नहीं हुआ, बल्कि बंदर, चिंपैंजी और मानव का प्राइमरी सोर्स एक ही है, फिंच चिड़िया की तरह। आसान शब्दों में मनुष्य सीधे बंदरों से इंसान नहीं बना, बल्कि बंदर, चिंपैंजी और इंसान के पूर्वज एक ही थे, और यही पूर्वज अलग अलग माहौल या वातावरण में जाकर अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग प्रजातियों जैसे मनुष्य, चिंपैंजी, गोरिल्ला या बंदर के रूप में विकसित हो गए। यानी हम इंसान, गोरिल्ला, चिंपैंजी, बंदर आदि सभी एक ही फैमिली ट्री का हिस्सा है, जिसकी मुख्य शाखा, जड़ या बीज एक ही है, और इसी कारण इंसानों का डीएनए बंदरों और चिंपैंजी से काफ़ी मिलता जुलता है। अब सवाल यह है कि इंसान, बंदर और चिंपैंजी का वह प्राइमरी सोर्स कौन था जिससे यह विकास का क्रम आगे बढ़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों साल पहले यह प्राइमरी सोर्स होमोनिड थे, जिन्हें वन मानुस भी कहा जाता था। शरीर से ये बंदर जैसे भी लगते थे और इंसान जैसे भी। ये झुककर चलते थे और ज़्यादातर समय पेड़ पौधों पर ही रहते थे, और इसी से इनके हाथ लंबे थे। इस प्राइमरी सोर्स में कपी परिवार की वह सभी नस्लें या प्रजातियां शामिल है जो मनुष्यों को या मनुष्य जैसी हो। इसने मनुष्य, चिंपैंजी, गोरिल्ला और ओरंगटाउन आदि के वंशज आते हैं। जब धरती की संरचना और उसके मौसम में तेजी से बदलाव हो रहे थे, तब पेड़ पौधों की कई प्रजातियां खत्म हो रही थी, तो वही कुछ नई प्रजातियों का विकास हो रहा था।
कहीं धरती बेहद गर्म हो रही थी तो कहीं अन्य तरह के बदलाव हो रहे थे। इन बदलावों के चलते जीवों की कई प्रजातियां खत्म होती जा रही थी। तो वहीं जो जीव या जानवर खुद को इस बदलते वातावरण के अनुसार ढाल रहे थे या अपना स्थान बदलने की कोशिश कर रहे थे, उनकी अलग अलग प्रजातियों का विकास हो रहा था। जैसे कि इंसान, पेड़ों पर रहने वाले पिरोल पिथिक्स प्रजाति, जिसने इंसानों को पूर्वज कहा जाता है, ये पेड़ों पर उछल कूद करने वाले बंदर थे। इन्हीं की आगे की पीढ़ियों ने खुद के विकास के लिए पेड़ों से नीचे उतरकर जमीन पर चलना शुरू किया। आर्डिपिथिक्स, जिन्हें मनुष्य के शुरुआती पूर्वजों में से एक माना जाता है, नई जगह और भोजन की तलाश में पेड़ों से उतरकर जमीन पर आए। कई हजारों सालों तक विकास के क्रम में इनकी शारीरिक बनावट में कई बदलाव आने लगे, जो पेड़ों पर न झूलने की वजह से इनके हाथ छोटे होने लगे थे। साथ ही जमीन पर ये अपने दो पैरों पर ठीक से चलने भी लगे थे। इन्हीं से आगे चलकर होमो हेबिलिस का विकास हुआ, जिन्हें भोजन के लिए पत्थरों से औजार बनाना शुरू किया, क्योंकि विकास के क्रम में इनके दिमाग का आकार बढ़ गया था, जिससे ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगे थे। फिर और अपना विकास आगे करते चले गए। होमो इरेक्टस ने ग्रुप बनाकर शिकार करना सीखा, साथ ही आग की भी खोज की, और फिर आए होमो सेपियंस यानी चिंतनशील मनुष्य, और ये ह्यूमन इवोल्यूशन आज भी जारी है।